और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। भारत दौरे पर आई अफ्रीकी देश तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में थिरक उठी। दरअसल वो पीएम मोदी के साथ लंच के लिए पहुंची थी। इस दौरान तंजानिया की राष्ट्रपति और उनके साथ मौजूद कुछ और प्रतिनिधियों ने तंजानिया के गीत सुने। इस पर सामिया सुलूह काफी खुश हुई। इसके बाद वो और उनके सहयोगी डांस करने लगे। इस लंच कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहां मौजूद रहे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में एक घायल की मदद की। दरअसल जब वो बहरागोड़ा इलाके से जमशेदपुर लौट रहे थे तो नेशनल हाईवे 33 पर सड़क हादसे के शिकार हुए एक घायल को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा लिया। इसके बाद उन्होंने खुद घायल को रेस्क्यू कर अपने काफिले की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के अधीक्षक को फोन कर घायल की पूरी मदद के निर्देश दिए। यूपी के हापुड़ में एक ट्रेन में 2 लोगों की डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गाजियाबाद से हापुड़ की ओर जाने वाली फैजाबाद ट्रेन का है। इसमें दिख रहे हापुड़ के रहने वाले सचिन भाटी ने बताया कि ये वीडियो पिछले महीने सितंबर के आखिरी हफ्ते का है, जब वो ट्रेन में सवार होकर गाजियाबाद से हापुड़ लौट रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनका ये वीडियो बना लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग कमेंट कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सहायक राज्य कर आयुक्त से किए गए आवेदन का खत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस खत के जरिए दफ्तर में बाहर से नाश्ते में दाल बड़ा मंगवाने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। इस खत में ये भी जिक्र है कि अपने केबिन में खुद सहायक राज्य कर आयुक्त ने इसके निर्देश दिए थे। इस आवेदन पत्र में 11 कर्मचारियों के भी हस्ताक्षर हैं। यूपी के कानपुर में 2 कबड्डी टीमों के बीच भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये मामला आईआईटी कानपुर का है, जहां सालाना खेल प्रतियोगिता चल रही थी। इसी दौरान चल रहे एक मुकाबले में किसी बात पर बहस हो गई और खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी वीडियो में ये कुछ खिलाड़ी वहां कुर्सियां भी फेंकते दिखे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर महिला आयोग की तर्ज पर पुरुषों के लिए भी आयोग बनाने की मांग से जुड़ी है। ये बात आपको हैरान कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि अपना अधिकार पाने या फिर कानूनी मदद के लिए पुरुषों को आयोग की जरूरत क्यों है। लेकिन जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उनकी दलील है कि कई बार घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष होता है पर उसकी सुनवाई नहीं हो पाती। इसी तरह दहेज या फिर रेप के झूठे मामलों की वजह से बड़ी तादाद में पुरुष परेशान होते हैं। भारत में पुरुषों की खुदकुशी के आंकड़े के आधार पर पुरुष आयोग की मांग उठाई जा रही है। जरूरी है कि इसके पहलुओं को समझा जाए और हॉर्न बजाया जाए। न ये मंच सियासी है और न ये मांग। हाँ, ऐसी मांग देखकर किसी को भी हैरानी जरूर हो सकती है, क्योंकि पुरुष प्रधान कहे जाने वाले हमारे समाज में पुरुष आयोग की मांग अटपटी लगती है। महिलाओं की कमजोर सामाजिक स्थिति को देखते हुए उन्हें कानूनी सुरक्षा देने के मकसद से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। लेकिन क्या बदलते दौर में देश को पुरुष आयोग की भी जरूरत है? क्या वाकई पुरुषों को भी अपने अधिकार हासिल करने के लिए या कानूनी मदद के लिए किसी संवैधानिक मंच की जरूरत है? अभी तक ये मांग सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं बनी, लेकिन छोटे स्तर पर ही सही इसकी पहल हो रही है। ऐसे पोस्टर्स के जरिए दावा किया जा रहा है कि हर हाल में पुरुष ने ही अत्याचार किया हो, ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि खुद पुरुष पर अत्याचार हुआ हो और अगर ऐसा है तो दंड में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक संस्था के तहत कई पुरुषों ने घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ जैसे अपराधों को लेकर बने कानूनों को संतुलित करने की मांग उठाई है। इस मांग के पीछे क्या तर्क है, क्या कहानी है, इसे समझना जरूरी है। हॉर्न बजाना जरूरी है।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुरुष आयोग की मांग उठाने वाली ये संस्था क्या है। दिल्ली में 2020 से एनसीएम यानी नेशनल कमीशन फॉर मेन नाम से ये संस्था चल रही है। दावा है कि संस्था से देश भर के करीब 80,000 लोग जुड़े हैं। संस्था के मुताबिक वो ऐसे पुरुषों की मदद करती है जिन्हें घरेलू हिंसा या रेप जैसे मामलों में गलत तरीके से फंसाया गया हो। इसके लिए संस्था के पास लीगल एक्सपर्ट की टीम है। आज पर एनसीआरबी डाटा जो है, जो रिसेंट डाटा है, उसमें 1,18,000 पुरुष हर साल सुसाइड करते हैं। आज कंपेयर टू अगर वुमेन की संख्या आप देखें तो करीब 40,000 है। मीन्स औरतों के कंपैरिजन में जो पुरुषों का सुसाइड का जो रेशियो है वो तिगुना है। और इसमें से जो ज्यादातर पुरुष सुसाइड कर रहे हैं उसका मेन कारण जो है वो घरेलू समस्या, मतलब वैवाहिक समस्या है, या फिर जो झूठे केस हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या जो रिलेशनशिप इशूज है वो है। इस संस्था की दलील ये है कि कई ऐसे कानून हैं जिनमें पुरुषों के ही खिलाफ कार्रवाई होती है। मसलन दहेज कानून और घरेलू हिंसा के मामले में पुरुषों को आसानी से झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। सजा चाहे ना भी हो, लेकिन उन्हें भारी मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। मेरी मैरिज 2016 25 नवंबर 2016 को हुई थी और नेक्स्ट डे से ही हमारे घर में डिस्प्यूट शुरू हो गए। चीज़ें इतनी बिगड़ती चली गईं, आए दिन गलत शब्दों का उपयोग करना, हरासमेंट करना, अपनी महिला होने का नाजायज फ़ायदा उठाना, कानूनों का दुरुपयोग करने की धमकी देना, मतलब एक जहाँ पर एक वेपन के तौर से उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। मेरी माँ ने अपने हाथ के कड़े बेच के मेरी जमानत करवाई। दावा किया जा रहा है कि दहेज कानून और घरेलू हिंसा से परेशान पुरुषों की संख्या देश में 1 करोड़ से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में देश की अलग अलग अदालतों ने भी माना है कि दहेज कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अब इसके तहत जांच के बाद ही गिरफ्तारी होती है। फिर भी एक बार जब केस दर्ज हो जाता है तब पूरा परिवार कटघरे में खड़ा होता है। दावा है कि केस अगर झूठा हो तब भी पुरुष को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मुझे कंपनी वालों ने बोलने तक का मौका नहीं दिया, मुझे मेरी बात को कुछ समझने का मौका नहीं दिया, एक फेयर तरीके से उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करी कि, और अगर जानने की कोशिश की भी तो कंपनी को ये चीज़ समझ आ गई अच्छे से कि मैंने कहीं उस लड़की का कुछ गलत नहीं किया। उसके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। एक भी कोई सबूत नहीं है उस लड़की के पास, ना एक भी कोई ये आके बोल सके कि जो वो बोल रही है वो सही बोल रही है, और हमने भी वो चीज़ देखी है। लेकिन मेरी जिंदगी तबाह हो गई। दहेज के झूठे केस की तरह रेप के झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। कई बार कोर्ट ने भी ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाई है जब ब्लैकमेल या बदला लेने के लिए रेप केस दर्ज किए गए। संस्था का दावा है कि छेड़छाड़ के झूठे केस में भी पुरुषों को परेशानी से गुजरना पड़ता है। पुलिस ने जो है rather than listening to us also, उनकी बात सिर्फ सुनी। मेरे भाई के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया, उसके कपड़े उठाना, बिकॉज उनके फादर जो है वो उसको एलिगेशन लगाने लगे कि ये गे है, ओके, एंड उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया। उसके बाद से भी उनका ये सिलसिला ख़त्म नहीं। उनकी जो छोटी सिस्टर हैं वो एक लॉयर हैं आज की डेट में, पहले नहीं थी, लेकिन वो इम्पर्सोनेट करती थी टू बी अ लॉयर, और हमारे घर में घुस के कुछ दिनों के बाद से, करीब 1 महीने के बाद हमारे घर में आई और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा। उसमें भी जब हमने केस फाइल करने की कोशिश की तो पहला सवाल जो पुलिस की तरफ से आता है वो है कि आप लड़की वाले हैं या लड़के वाले। हालांकि सुधांशु सरोज या देशांत के मामले कोर्ट में हैं, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत फैसला देगी। लेकिन इनकी शिकायत यह है कि कानून ऐसा है कि पुलिस शुरू से ही इन्हें कसूरवार मानकर चलती है। इसी तरह एक पिता की शिकायत है कि अलग रहने वाली पत्नी उसे अपने बच्चों से मिलने नहीं देती। पिछले 9 महीने से मैंने अपने बच्चों को देखा तक नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश करी स्कूल में जाके मिलने की, हर जगह पे मिलने की, हर तरीके से, हर जगह पे जहाँ जहाँ जा सकता था रिक्वेस्ट करी सिस्टम को हर तरीके से। और मुझे पूरा फेथ है, अटमोस्ट फेथ है जुडिशरी पे, जो मेरी पूरी हेल्प करेगा मेरे फादरली राइट्स को मुझे वापस प्रोवाइड करने में। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों। सभी की अपनी तकलीफ है, अपनी अपनी कहानी। सच और झूठ का फैसला अदालत को करना है, लेकिन फिलहाल ये बताना चाहते हैं कि कसूरवार कोई भी हो सकता है, इसलिए कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ये बात ठीक है कि हम आज भी महिलाओं के लिए माकूल माहौल तैयार नहीं कर पाए हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान में झंडा बुलंद करते करते हम पुरुषों का ख्याल करना ही भूल गए, उनसे पूछना भूल गए, उन्हें पुचकारना भूल गए
कि ठीक तो हो ना। पुरुष आयोग आज की सिर्फ डिमांड ही नहीं है बल्कि जरूरत भी है, लेकिन सवाल अब भी बहुत बड़ा है कि आखिर इन्हें पुचकारेगा कौन, इनसे इनका हालचाल पूछेगा कौन, और कौन इन पुरुषों को कानून में कम से कम बराबरी का हक दिलाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि इसी साल जुलाई में पुरुष आयोग की मांग वाली एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसे कोर्ट ने नहीं सुना। पुरुषों की आत्महत्या के जो आंकड़े सामने रखे गए उसे कोर्ट ने एक तरफा तस्वीर बताया। इस तरह देश की सर्वोच्च अदालत ऐसे किसी आयोग की जरूरत नहीं समझती। बहरहाल इस मांग पर हमने एडवोकेट विष्णुकांत पांडे से बात की, सुनिए क्या कहना है उनका। किसी भी परिवार में एक सामान्य से झगड़े में भी महिला 498 के साथ, जिसमें उन्हें पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट द्वारा कई गाइडलाइंस पेश किए गए हैं समाज में, और उस गाइडलाइंस में वो अरेस्ट नहीं हो सकता, तो उस परिवार या उस व्यक्ति या उस परिवार के कुनबे को लपेटने के लिए महिला द्वारा उसमें 377 और 376 और 354 का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे किसी भी पुरुष का वकील होने के बाद हम इन तथ्यों को कोर्ट के सामने एक नज़ीर के तौर पर लाते हैं, और कोर्ट भी इन चीज़ों को जानते हुए इन चीज़ों को संज्ञान में ले लेती है, ताकि कोर्ट भी उस कानूनी प्रक्रिया और उस दायरे से बंधी हुई है। दूसरी तरफ ये देखी गई है कि अगर मैं वही एक लेडी के, एक औरत के वकील होने के बाद अगर उसी चीज़ को लड़ते हैं तो कोर्ट उसे आसानी से संज्ञान में लेती है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो सामाजिक बाध्यताएं हैं, जिसमें पुरुष आज के समय में विक्टिम बनता जा रहा है और जिसमें असंख्य तरीके से काफ़ी संख्या में लोग जेल जा रहे हैं, और जेल से आने के बाद यही चीज़ें अगर वो बरी हो जाती हैं, और बरी होने के बाद ये चीज़ देखी जाती है कि इसमें महिला की गलती है और पुरुष की गलती नहीं है, तो पुरुष इसमें कॉम्पनसेट के लिए भी आगे इनिशिएटिव नहीं करता है, क्योंकि इन चीज़ों को एक लंबे अंतराल तक वो झेल लेता है। राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट के अधीन सरकार को ये जो कानून में पुरुषों के खिलाफ आ रही चुनौतियों को सशक्त करने हेतु इसके एक सामाजिक न्याय की जैसी कानून को लाके एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद कुछ और उम्मीदवारों की सूची जारी आई। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। उन्हें बुधनी विधानसभा से ही टिकट दिया गया है। पार्टी अब तक 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। ऐसे में अब 94 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहां भी 3 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने जाति कार्ड उछाला। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में उनकी सरकार चुनकर आएगी वहां भी ऐसा ही होगा और पूरा डेटा जारी किया जाएगा। अयोध्या के रामकथा संग्रहालय की जिम्मेदारी अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई। इस म्यूजियम में श्री राम और उनसे जुड़े 1000 से ज्यादा प्रतीक और अवशेष मौजूद हैं। यूपी के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 नवंबर को होने वाले बड़े दीप उत्सव की तैयारियां तेज कर दी गई। इसके लिए राम की पैड़ी में 51 घाटों पर रिकॉर्ड 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसमें 25,000 वॉलंटियर्स भी शामिल होंगे, जो अलग अलग स्कूल कॉलेजों के छात्र, शिक्षक और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग होंगे। अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरीके से समझाने के लिए यह सम्मान दिया गया। इस रिसर्च के लिए उन्होंने 200 साल के आंकड़ों की स्टडी की थी।
राजस्थान के जोधपुर में स्पेन के रहने वाले एक जोड़े ने भारतीय रीति रिवाज से शादी की। उन्होंने बाकायदा 7 फेरे लिए। इस जोड़े ने बताया कि उन्हें भारतीय संस्कृति काफी रिझाती है। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। ये चुनाव बेहद अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि इनसे 2024 के आम चुनाव की दिशा तय हो सकती है। और वो चेहरा है कमल। 5 राज्यों के चुनावी दंगल के लिए तारीखों का ही इंतजार था, जिनका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक सभी राज्यों में मतदान और 3 दिसंबर को एक साथ मतगणना होगी। मिजोरम, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. इस तरह कुल 27 दिनों में वो चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसे आम चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यानी 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान है। मध्य प्रदेश में 1 चरण में 17 नवंबर को मत डाले जाएंगे, तो राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। सबसे आखिर में यानी कि 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होगा, यानी 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इन राज्यों में जनादेश किसके पक्ष में जाता है, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए अहम है। बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापसी के लिए ताकत लगाई है, तो मध्य प्रदेश में उसके सामने सरकार बचाने की चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास और गरीब कल्याण और विकास कि मध्य प्रदेश का जो बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय में, और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में जो हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके इन्होंने विकास को अवरुद्ध कर दिया था, तो विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, हमारे कार्यकर्ता इस झंडों को लेकर के मैदान में उतरे। हम प्रचंड बहुमत के साथ हर बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प लेकर के बढ़े। हम ऐतिहासिक बहुमत की इस बार सरकार बनाएंगे। मिजाज बहुत अच्छा रहेगा और पिछले चुनाव से बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है या कमलनाथ फैक्टर चल रहा है? प्रो कांग्रेस प्रो कमलनाथ हैंड सिंबल चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुकाबले में बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को उतारा है। पार्टी की चौथी सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम बुधनी से उम्मीदवार के तौर पर सामने आया। हालांकि कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में भी मानी जा रही है और राजस्थान में भी। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भगाना और पूरी तरह से सत्ता की कुर्सी से नीचे उतार करके पटकना, रौंदना, पद दलित करना, इसका मानस पहले से बनाया हुआ है। सिर्फ दिन गिन करके राजस्थान की जनता आज के स्थिति की घोषणा का इंतजार कर रही थी। पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी की सरकार दोबारा वहां बनेगी। हम लोगों ने बहुत काम किया है, मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा में जो आज बिखराव है, जो इस तरह की उन्होंने अब तक पॉलिटिक्स करी है, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज भी जो वर्किंग कमेटी हुई है, सबने संकल्प लिया है कि 5 स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। 5 राज्यों के चुनाव में 679 विधानसभा सीटों के लिए करीब 16 करोड़ मतदाता वोट करेंगे, जहां 8 करोड़ से कुछ ज्यादा पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं का आंकड़ा लगभग बराबर का है। महिला आरक्षण बिल को मुद्दा बनाकर बीजेपी महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। इसकी काट में कांग्रेस ने ओबीसी और जाति जनगणना का कार्ड चल दिया है। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने दाव। सत्ता के सेमीफाइनल में परचम लहराने के लिए बीजेपी और विपक्षी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी।
क्योंकि 23 के इन मुकाबलों का असर 24 के महा मुकाबले पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। इजरायल और हमास के बीच लड़ाई का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 483 अंक गिरकर 65,512 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 141 अंकों की गिरावट रही। ये 19,512 पर लुढ़क गया। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में तेजी रही। सोने का भाव 300 रुपए चढ़ा। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 58,350 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत में भी 500 रुपए की तेजी देखने को मिली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 72,500 रुपए हो गई। रॉयल एनफील्ड ने न्यू जनरेशन हिमालयन 452 बाइक का पहला लुक जारी कर दिया। चर्चा है कि इसे अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है। वैसे अभी तक इसकी कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत 2.5 से 3 लाख के बीच हो सकती है। भारत और तंजानिया के बीच व्यापार और डिफेंस समेत कई क्षेत्रों में समझौते हुए। दरअसल तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन भारत दौरे पर हैं। इसी दौरे में उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसमें कई समझौतों पर सहमति बनी। वहीं पीएम मोदी ने तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के फैसले की तारीफ की और कहा कि इससे दोनों देश जंगली जीवों के संरक्षण के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। वहीं इस बीच चर्चा है कि दोनों देशों के बीच स्थानीय करेंसी में भी लेन देन की तैयारी है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कहते हैं कि सपनों की नगरी मुंबई में हर आंख में सपने पलते हैं। एक सपना मुंबई के दहिसर इलाके में 10 बाय 10 के कमरे में रहने वाली ऐश्वर्या मिश्रा के पिता ने भी देखा, बेटी को कामयाब एथलीट बनाने का, बिना ये सोचे कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन ऐश्वर्या मिश्रा ने इस बार एशियन गेम्स में देश के लिए सिल्वर मेडल लाकर अपने पिता के सपनों को सच कर दिखाया। ये फटे हुए जूते एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली एथलीट ऐश्वर्या मिश्रा के हैं, जिन पर उनके पांव से निकले खून के निशान हैं, जो उनके संघर्ष की कहानी कह रही है। ऐश्वर्या मिश्रा, जिसने इस बार एशियन गेम्स में 4x400 मीटर रिले दौड़ में सिल्वर मेडल जीता, वो मुंबई के इसी दहिसर इलाके में रहती है। ये छोटा सा कमरा और यहाँ रखे मेडल्स और सर्टिफिकेट बताते हैं ऐश्वर्या के जिद और जुनून की कहानी। मुंबई शहर के छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े सपने पनपते हैं। इन सपनों में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं हिम्मत हार जाते हैं, बट कुछ सपने पूरे करने के लिए बेहद ज़्यादा हिम्मत लगती है और उस हिम्मत के साथ सपने भी पूरे होते हैं। मुंबई में दहिसर इलाके में ऐश्वर्या मिश्रा का घर। ऐश्वर्या मिश्रा, जिन्होंने भारत का नाम इस साल एशियन गेम्स में रोशन किया और भारत की मेडल टैली को 107 तक पहुंचाया। ऐश्वर्या, जिसकी प्रतिभा को कभी कबड्डी खिलाड़ी रहे उनके पिता ने पहचाना और बेटी की आंखों में सपने भरे। सपना एक कामयाब एथलीट बनने का, और बेटी ने उन सपनों में रंग भरा पूरी लगन से। लगन ऐसी कि आर्थिक अभाव को कभी आड़े नहीं आने दिया। फटे हुए जूते पहनकर ट्रैक पर दौड़े, पांव लहूलुहान हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। जब रेसिंग को करियर के तौर पर अपनाया, तब ट्रैक पर भागने के लिए उसके पास स्पाइक वाले जूते नहीं थे। मुश्किल से पिता ने एक स्पाइक शूज खरीदा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फट गए। दापोली में जब गई थी तो हमारे पास जूता नहीं था। महाराष्ट्र स्टेट में मेडल गोल्ड हमारी थी। उस समय जूता आपको दिखा रहा हूँ। ये जूता में आज भी खून के निशान है। ये देखिए खून के निशान है। ये हर जूता फेंक सकता था, हर जूता जैसे उसका नहीं रखा। ये जूता क्यों रखा? क्योंकि ये बहुत मेरे जिंदगी का आज क्यों दिखा रहा है, उसके पहले दिखा। मेरा जब टाइम आएगा तब मैं दिखाऊंगा कि मैं इस स्थिति से गुजरा हूँ और कोई मेरे को 1 रुपया हेल्प नहीं किया है। फल और सब्जियों की छोटी सी दुकान ऐश्वर्या के पिता का कारोबार है, जिससे घर चलता है। ऐसे में जब रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने के लिए एक जूते हजारों रुपए में आते हों, तब एक खिलाड़ी के तौर पर ऐश्वर्या के संघर्षों को समझा जा सकता है।
लेकिन जिसमें कुछ करने का जुनून हो, सबसे अलग पहचान बनाने की चाह हो, उन्हें ताकत इन्हीं अभावों से मिलती है, जो कुछ पाने की जिद को और पक्का कर देती है। सपनों की साइज बड़ी होती है और देखने वाला चाहिए ना। बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं मुझे जिनको पर्याप्त है, लेकिन कहते हैं नहीं ठीक है क्या होगा करके, लेकिन करना चाहिए देश के लिए। महाराष्ट्र से 3 ही प्लेयर गए थे, तो हमारा भी एक लक्ष्य है। मेरी उससे बात होती है तो वो भी कहते हैं भैया हम कुछ करेंगे, 3 नहीं 30 निकालेंगे। मुंबई के दहसर इलाके में ये 10 बाय 10 का कमरा और उसमें रखे ये ढेर सारे मेडल्स बता रहे हैं कि ऐश्वर्या के सपनों ने उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से भरी है। ऐश्वर्या मिश्रा जैसी बहुत सारी ऐसी देश की बेटियां हैं जो भारत का नाम रोशन कर रही हैं, अलग अलग कंडीशन में आती हैं, खेलती हैं और भारत को एक अलग मुकाम तक पहुंचाती हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। आज का मुद्दा चुनाव लड़ने वाले दागी उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने दागी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर सख्त रवैया अपनाया है। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव लड़ने वाले दागी उम्मीदवारों के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। शर्तों के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसे 3 बार इसकी जानकारी लोकल अखबार और टीवी में बतानी होगी। इतना ही नहीं, दागी उम्मीदवार को टिकट देने वाली पार्टी को भी इसकी जानकारी देनी होगी। पार्टियों को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखना बताना पड़ेगा कि उन्होंने चुनाव में दागी उम्मीदवार को ही क्यों चुना। क्या उस सीट पर साफ सुथरी छवि वाला उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता था? दरअसल देश की राजनीति में दागी उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म C7 के जरिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये अनिवार्य किया था कि वे अखबार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट उतारने की वजह बताएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पार्टियों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने बिना आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट क्यों नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए चुनावों में भी राजनीतिक दलों ने दागी उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह देकर कानून का मजाक बनाया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा दागी उम्मीदवार उतारे गए। दागी उम्मीदवारों को उतारने के पीछे पार्टियों ने जनप्रिय नेता, बेहद कर्मठ, सोशल वर्कर और फर्जी मुकदमे जैसे कारण गिनाए। जाहिर है चुनाव में दागी उम्मीदवारों का मुद्दा काफी जटिल है। लोगों को क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को चुनने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि अगर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसे बकायदा अखबार में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार विज्ञापन देके बताना होगा कि उस पर कितने मुकदमे दर्ज है। मैं समझता हूँ इस फैसले से काफ़ी हद तक जो क्रिमिनल कैटेगरी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं छलनी होंगे और फिल्टर होके जो भी अपना कैंडिडेट आएगा वो ठीक रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये फैसला सही है। इससे लगता है जनता को भी मदद मिल सकेगी जब वो वोट देने जाएगी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जब उसके पास जानकारी होगी कि कौन आपराधिक पृष्ठभूमि का है, कौन साफ सुथरी छवि का है। बिल्कुल, इससे डेफिनेटली जनता को जानकारी होगी और जनता अपना कैंडिडेट खुद चुनेगी कि ये अपराधी है और ये हमारे काम आएगा, ये हमारे लिए काम करेगा, ये अपराधी अपराध को बढ़ावा देगा या घटाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। चुनाव को देखा जाए तो वो लोग अपने बारे में मतलब पूरा क्लियर कर देंगे पहले, तो उससे हमें भी फ़ायदा रहेगा कि हमें कैसा कैंडिडेट लाना है, वो हमारे लिए आने वाले 5 सालों में क्या करेगा, क्या कर सकता है। ये एक बहुत ज़रूरी अच्छा निर्णय है चुनाव आयोग का। चुनाव के टाइम ज़्यादा इन लोगों का एक अट्रैक्शन रहता है, उसके बाद थोड़ा कम होने लगता है। समाज के प्रति या हमारे जो एरिया है वहाँ आना जाना बहुत कम हो जाता है। जो साथ के लोग रहते हैं थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी सही रहता है। कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ कह सकते हैं अपन के नहीं देते हैं साथ। इससे जो अभी नए वर्ग के युवा है जो फर्स्ट टाइम अपना वोट देंगे, उससे इन्हें साफ क्लियर हो जाएगा कि हमें किस पार्टी में वोट देना है, किस कैंडिडेट को वोट देना है। इसके लिए वो अपना वोट बहुत अच्छे से दे पाएंगे। जो नेता हमारे यहाँ से कैंडिडेट मतलब खड़ा हुआ है वो किस टाइप का है, किसी से वो हमें पूरा पता चलेगा। और ये चीज़ें भी आती है कि इनने आगे क्या किया, हमें उनकी थोड़ी पहचान भी होना चाहिए कि हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ के विधायक बनेंगे, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी अच्छा जो फैसला किया है निर्वाचन आयोग ने। ये जरूरी है कि भाई किस प्रकार का एक प्रत्याशी जो है खड़ा हुआ है, पब्लिक को, आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए जानना जरूरी है कि हम किस प्रत्याशी के लिए वोट दे रहे हैं। पब्लिक की डिमांड। आपका अनुभव कैसा रहा है?
अभी तो ओवरऑल 50-50 रहा है अनुभव तो, कि भाई सभी प्रकार के अभी प्रत्याशी आते हैं, लेकिन अभी तक क्या है कि खुलासा नहीं होता था कि इन पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, कैसी पृष्ठभूमि के हैं। लेकिन अब जो निर्वाचन आयोग ने ये किया है खुलासा कि भाई अगर आप प्रत्याशी हैं वो पार्टी से, कि भाई प्रत्याशी का पूरा आप बायोडाटा रखें सामने कि ये किस पृष्ठभूमि से आता है, कैसा है। बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि आपराधिक छवि के लोगों पे लगाम लगना जरूरी है ना, क्योंकि गुंडागर्दी लोग, गुंडे लोग नेतागिरी में आते हैं, तो उससे राजनीति सही नहीं होती। भूकंप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए चलते हैं आपको डिजिटल गली में। सैमसंग ने अपने यूजर्स को एक और तोहफा दिया। उसने भारत में अपने 2 नए टैबलेट लॉन्च कर दिए। इसमें सैमसंग गैलेक्सी टैब E9 और गैलेक्सी टैब E9 प्लस शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 12,999 रुपए है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्टेट साइंस म्यूजियम और प्लेनेटोरियम की शुरुआत हो गई। इसका उद्घाटन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस सेंटर की मदद से उन युवाओं को काफी फायदा होगा जिनकी विज्ञान में रुचि है। भूकंप को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक रिसर्च की गई, जिसमें ये दावा किया गया है कि एक एआई टूल ने भूकंप को लेकर करीब 70% सही अनुमान लगाए। इस टूल का ट्रायल पिछले 7 महीनों से चीन में हो रहा है। अब इस पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने जानकारी दी। कहा जा रहा है कि एआई ने 320 किलोमीटर की रेंज में 14 भूकंप की सही जानकारी दी। हालांकि ये एआई टूल अभी परफेक्ट नहीं है। इसे एक भूकंप रिकॉर्ड होना छूट गया तो 8 की गलत जानकारी भी दी थी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।